हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों वाला चैप्टर कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें यानी कि अदर प्लेटफॉर्म्स पर इतना ज़्यादा लिखा देते हैं, यानी कि अकेले एक नाइट्रोजन पोषक तत्वों के अंदर ही एक पेज लिखा देते हैं और वो सभी में सेम सेम सा होने के कारण अपन कन्फ्यूज और हो जाते हैं। बल्कि एग्जाम में कभी वहाँ से क्वेश्चन आता ही नहीं। एग्जाम में हर पोषक तत्वों का एक एक या दो स्पेशल लक्षण होते हैं, स्पेशल उनके स्पेसिफिक होते हैं, उनसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन में यानी कि वी शेप की पत्तियों पर पीलापन होता है, वो उसका स्पेसिफिक है। ऐसे सब में ये पढ़ना पड़ेगा अपने को कि यानी कि पोषक तत्व कमी से पौधा पीला पड़ जाता है, वर्दी कम रुक जाती है। ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती, एग्जाम में भी ऐसी नहीं आती। ठीक है, तो ओनली एग्जाम स्पेसिफिक ओनली इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जहाँ से यानी क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, और पूरा चैप्टर कवर करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, इसमें यानी कि 7 टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें मैंने यानी कि डब्ल्यू, ठीक है, जेट, CUET वगैरह, सुपरवाइजर वगैरह सबका एनालिसिस किया है। तो इसमें कार्य से पोषक तत्व, कार्यों से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उनकी कमी के लक्षण से क्वेश्चन आ सकता है। पौधों में उसकी गतिशीलता से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और उसकी कमी से होने वाले पौधों में रोग, उससे क्वेश्चन आ सकता है। उसके यानी कि पोषक तत्वों की कमी के सूचक पौधों से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और पोषक तत्वों का वर्गीकरण वगैरह या फिर सामान्य किस वैज्ञानिक ने किसकी खोज की वगैरह, उससे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सब पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा प्लांट न्यूट्रिएंट्स। आपको पता होगा पोषक तत्व क्या होते हैं वो तो। अब देखो, अनिवार्य पोषक तत्व कसौटी, अनिवार्य पोषक तत्व कसौटी आर्नोन और स्टाउट ने 1939 में प्रस्तुत की। ठीक है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेवल के नहीं आए तो इससे। ठीक है, जिसे 1954 में आर्नोन ने फिर से परिष्कृत किया, यानी कि इसमें कुछ त्रुटि थी, जिसे 1954 में आर्नोन वैज्ञानिक ने फिर से परिष्कृत किया। इसमें 3 टर्म दी उन्होंने। फर्स्ट कि इन पोषक तत्व यानी कि अनिवार्य पोषक तत्व ना, जो आवश्यक पोषक तत्व, इन पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधा वानस्पतिक वृद्धि में प्रजनन प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर सकता। ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरा, पौधों में किसी तत्व की कमी के लक्षणों को उसी तत्व द्वारा पूरा कर सकते हैं। ठीक है, किसी अन्य तत्व के उपयोग से नहीं कर सकते। यानी कि मान लो पौधे में नाइट्रोजन की कमी आ गई तो उसे नाइट्रोजन देकर ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं नाइट्रोजन की जगह पर ने फास्फोरस दे दिया तो भी वो ठीक हो जाए। ठीक है, और ये आवश्यक पोषक तत्व पौधों की उपापचय क्रियाओं में प्रत्यक्ष तौर पर भाग लेते हैं, यानी कि सीधे सीधे उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। अगर ये पोषक तत्व नहीं हो तो उपापचय क्रियाएं डिस्टर्ब होंगी। ठीक है, पौधा यानी कि वृद्धि नहीं कर पाएगा। अब देखो, उस समय यानी कि आर्नोन और स्टाउट ने जो परिकल्पना दी थी, उस समय कुल 16 पोषक तत्व इस मापदंड को पूरा करते थे। ठीक है, 16 करते थे। उसके बाद क्या था, ब्राउन नाम के वैज्ञानिक था ना, उन्होंने 1987 में 17वां पोषक तत्व निकिल खोज किया। ठीक है, निकिल खोजा 17वां पोषक तत्व कि ये भी भाई आवश्यक है। ये ब्राउन ने खोजा था 1987 में, ये PYQ आया हुआ भी है। ठीक है, सिंपल, तो ये अपने को याद रखना है। ठीक है, तो 16 पहले से खोज दिए थे यानी कि आर्नोन और स्टाउट ने, और 17वां इसने ब्राउन ने खोज दिया, निकिल। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या हो गए, कुल आवश्यक पोषक तत्व कौन से हो गए, 17 हो गए। ठीक है, कौन कौन से हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, निकिल, क्लोरीन और मोलिब्डेनम। अपने को सीधा याद रखना है, CHO, NPK, CAMGS, FeMN, BZN, CO, निकिल, क्लोरीन और मोलिब्डेनम। ठीक है, अब एक जेट 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, बोरोन अनिवार्यता की खोज, यानी कि जैसे इसने ब्राउन ने निकिल की खोज की थी ना, ऐसे ही बोरोन की अनिवार्यता खोज की थी के वेरिंगटन ने, कि बोरोन पौधों के लिए आवश्यक होता है, इसकी कमी से रोग वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गए अपने आवश्यक पोषक तत्व। ठीक है, जो पौधों को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब इनके अलावा कुछ पोषक तत्व होते हैं, 17 तो आवश्यक हो गए। 17 आवश्यक पोषक तत्वों के अलावा कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो फसल की उपज में वृद्धि हेतु सहायक होते हैं, यानी कि उनकी कमी से पौधा मरेगा भी नहीं। ठीक है, ना उपापचय क्रियाएं डिस्टर्ब होंगी। जो अपन ने ये तीनों कारक पढ़े थे ना, ये तीनों को पूरा नहीं करते हो, ना उनकी कमी से पौधा मरेगा, ना यानी कि प्रजनन प्रक्रिया वो नहीं रहेंगे तो प्रजनन प्रक्रिया भी होती रहेगी। ठीक है, वृद्धि भी होगी पौधे की, सब कुछ होगा, वो प्रभावित नहीं करते। लेकिन ये अगर वो मिल जाए पौधों को तो पौधे और ज्यादा उपज दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि पौधे फसल उपज में वृद्धि हेतु सहायक होते हैं कुछ 17 के अलावा। 17 के अलावा कौन से थे, वो 4 थे। ठीक है, यानी कि अब 4 ये थे, सोडियम, कोबाल्ट, वेनेडियम, सिलिकॉन। ठीक है, तो यानी कि इन चारों को भी, और 17 पोषक तत्व आवश्यक है ना, इनको मिलाकर टोटल हो गए 21। इन 21 पोषक तत्वों को बोला गया क्रियात्मक पोषक तत्व। ठीक है, देखो, क्रियात्मक पोषक तत्व 17 आवश्यक पोषक तत्वों के अलावा कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो फसल उपज में वृद्धि हेतु सहायक होते हैं। 1961 में निकोलस ने क्रियात्मक पोषक तत्व सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, 1961 में निकोलस ने दिया। उसने क्या किया, 17 तो वो पहले के थे। ठीक है, और 4 खुद से ऐड और कर दिए, टोटल मिलाकर 21 तत्व दे दिए कि भाई ये 21 तत्व है ना, ये पौधों के लिए जरूरी होते हैं, यानी कि। ठीक है, इनको बोला गया क्रियात्मक पोषक तत्व। अब क्रियात्मक पोषक तत्वों में 21 कौन कौन से आ गए, 17 तो अपने वो जो आवश्यक पोषक तत्व थे अभी पढ़ा था वो, उसके अलावा सोडियम, ठीक है, कोबाल्ट, वेनेडियम और सिलिकॉन। ये 4 तत्व ऐसे हैं एक्स्ट्रा जो यानी कि पौधों की उपज में वृद्धि कर देते हैं स्पेसिफिक क्रॉप्स के अंदर। जैसे देखो, सोडियम अब,
ठीक है। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू वगैरह में आए भी है। यहाँ से सोडियम है, सोडियम किस में यूज होता है? चकुंदर की उपज बढ़ाता है, ठीक है। चकुंदर, सलजम और केम प्लांट्स, इन्हें तो प्रभावी होता है। कोबाल्ट विटामिन B12 का घटक है, ठीक है। दलहनी फसलों में प्रभावी होता है कोबाल्ट, ठीक है। उसके बाद वेनेडियम, वेनेडियम क्या है? जलमग्न खेतों में फसलों हेतु प्रयुक्त होता है। और सिलिकॉन, ये तो पीवाईक्यू में आया हुआ अभी इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन मुख्यतः धान की फसल हेतु, ठीक है, गन्ना, मक्का, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब अपना ये हो गया। उसके बाद अपना नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन आए बेसिक टर्म्स में तो आ सकता है, ठीक है। अब अपना दूसरा है पोषक तत्व, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। अब अपन ने पोषक तत्व पढ़ लिया आवश्यक, अब उनका वर्गीकरण और देखो। वर्गीकरण में क्या हो गया? 3 प्रकार के बांटा गया मुख्य रूप से। पहला वृहद या मुख्य पोषक तत्व, ठीक है। आवश्यक पोषक तत्वों के अंदर भी मुख्य पोषक तत्व या मेजर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रो या मेजर न्यूट्रिएंट्स, वृहद पोषक तत्व, ठीक है। इनके अंदर 2 भागों में बांटा गया, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। प्राथमिक अंकुरण के समय से ही आवश्यक होते हैं ये अंकुरण के लिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। आपको पता है अपन यानी कि DAP वगैरह देते हैं पौधों में, तो अपन अंकुरण बीज बुआई वगैरह करते हैं सरसों की, तभी यानी कि अपन DAP वगैरह भी दे देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, यूरिया भी देते हैं, साथ में DAP वगैरह भी दे देते हैं। तो NPK क्या है? अंकुरण के समय से ही आवश्यक होते हैं। द्वितीय जो बढ़वार में आवश्यक होते हैं, यानी कि अंकुरण हो गया, अब पौधों की वृद्धि है तो आवश्यक कौन से होंगे? उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये पौधों की बढ़वार में आवश्यक होते हैं, इसलिए इन्हें सेकेंडरी बोला गया। क्योंकि प्राइमरी यानी कि सबसे पहले ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, अंकुरण के समय। उसके बाद बढ़वार के समय दूसरे रूप में चाहिए ये सेकेंडरी, CMGS, इसलिए इन्हें सेकेंडरी बोला गया। फिर इसका दूसरा है फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स, संरचनात्मक पोषक तत्व। ये क्या होते हैं कि संरचना ये करते हैं पौधे की। इसमें आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पौधों में 90% भाग जल पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन, जल 90% पाया जाता है, यानी कि संरचना, पौधे की संरचना ही इनसे निर्मित होती है। CHO तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो यानी कि पौधे के अंदर होते हैं तभी तो प्लांट्स बनता है, ठीक है। ये तो संरचना के लिए आवश्यक है। संरचना बन गई तो प्लांट अंकुरण होगा, तो अंकुरण के समय फिर NPK आवश्यक है, और जब बढ़ेगा, वृद्धि करेगा, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आवश्यक है। उसके बाद तीसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। इन पोषक तत्वों की मात्रा क्या है? PPM में होती है आवश्यकता पौधों के अंदर, यानी कि आवश्यक जरूर है लेकिन मुख्य पोषक तत्वों की अपेक्षा कम आवश्यक है, इसलिए इनको बोला गया माइक्रो या फिर छोटा या फिर सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी कि सूक्ष्म आवश्यकता होती है, इनकी थोड़ी सी का आवश्यकता होती है, पर जरूरी है ये भी, ठीक है। जैसे अब इसके अंदर देखो कौन कौन से हैं। इसमें धनायन, ठीक है, यानी कि इन पर प्लस आयन पाया जाता है, ठीक है, Zn प्लस, कॉपर प्लस, ऐसे। तो प्लस आयन है धनायन, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, निकिल, ठीक है। और इनमें ऋणायन कौन से है? बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ठीक है। ये आप याद रखना। इन पोषक तत्वों की आवश्यकता PPM में होती है, पार्ट पर मिलियन होती है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहता है, ठीक है। और इन सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे अधिक मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है, ठीक है। सारों की यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा आवश्यक होती है, ठीक है, इन सारों की, पर इन सारों में भी सबसे ज्यादा ये आयरन है ना, इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। अब उसके बाद अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मोलिब्डेनम है, ठीक है। ये पहले PYQ में आया हुआ भी है, जेट वगैरह में भी, CUT में भी आया हुआ है, ठीक है, कि अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि माइक्रो के अंदर भी माइक्रो है ये, इसकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ पौधों में इसको ना दें तो इसमें इससे रोग भी हो सकता है इसकी कमी से, ठीक है। तो इसे अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यानी कि सूक्ष्म के अंदर सबसे ज्यादा तो आवश्यकता होगी आयरन की, और सबसे कम मात्रा में आवश्यकता होगी मोलिब्डेनम की, इसकी पार्ट पर बिलियन आवश्यकता होती है, ठीक है। ये अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया। अब सूक्ष्म पोषक तत्वों में गैर धातु तत्व बोरोन है, ठीक है। बाकी सारे धातु तत्व हैं, किसी पर ऋणायन पाया जाता है, किसी पर धनायन पाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ये बोरोन है ना, ये यानी कि गैर धातु तत्व है, ठीक है, इसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले एग्जाम में PYQ में, WO के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद देखो मृदा में गतिशीलता, इससे कभी क्वेश्चन नहीं बनता। मृदा में गतिशीलता याद रखोगे तो पौधों में भी गतिशीलता याद रखोगे तो कंफ्यूज हो गए 100%, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बस ये याद रखना, जिंक और फास्फोरस है ना, दोनों मृदा में स्थिर होते हैं, दोनों गति नहीं करते मृदा में, पड़े रहते हैं एक जगह। अपन ने डाल दिया तो और क्या करते हैं मृदा में, जो यानी कि वो है कोलाइड्स वगैरह है मृदा के, उनके ऊपर चिपक जाते हैं, ठीक है, कोलाइड्स वगैरह पर अधिशोषित हो जाते हैं और पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ये है, ये यानी कि मृदा में पड़े रहते हैं, ठीक है, स्थिर पड़े रहते हैं जिंक और फास्फोरस। अब अपना नेक्स्ट है पौधों में गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्व, ये इंपॉर्टेंट है। मृदा में गतिशीलता वगैरह वो मायने नहीं रखता, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, पहले आए हुए भी हैं PYQ वगैरह में। अब देखो अत्यधिक के अंदर देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, ये तत्व आते हैं। अधिक गतिशील होने के कारण ये पौधे के ऊपरी भागों में पहुंच जाते हैं, जिससे इनके कमी के लक्षण निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं, समझ रहे हो। अब देखो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, ये पौधा लेगा इनको, ठीक है। तो ये अत्यधिक गतिशील है, यानी कि बहुत ज्यादा गति करते हैं ये, तो ये सीधे गति करके कहाँ पहुंच जाएंगे? ऊपर के पार्ट्स में पहुंच जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे सारे नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम वगैरह,
ठीक है, ऊपर के प्लांट्स में पहुंच गए तो इनकी कमी के लक्षण कहाँ दिखेंगे? नीचे ही दिखेंगे। पौधे में कमी होगी तो ऊपर तो भरपूर मात्रा में है, ठीक है, नीचे थोड़े थोड़े हैं, लेकिन जब कमी होगी तो वो नीचे से स्टार्ट होगी, नीचे इनके लक्षण दिखेंगे। तो नाइट्रोजन के निचली पत्तियों पर, फास्फोरस की निचली पत्तियों पर, मोलिब्डेनम की निचली पत्तियों पर, पोटेशियम की निचली पत्तियों पर, मैग्नीशियम की निचली पत्तियों पर। समझ रहे हो? ये नीचे की पत्तियां हैं। यहाँ पर जो नीचे की पत्तियों पर लक्षण दिखाई देते हैं यानी कि वो अधिक गतिशील है, वो ऊपर पहुंच जाते हैं जल्दी गति करके। ऊपर पहुंच जाते हैं तो नीचे का हिस्सा क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। तो कमी होगी तो कहाँ दिखेगी? नीचे तो दिखेगी, क्यों? ऊपर तो गतिशील गति है, गति करके ऊपर तो बैठे हैं ये, ठीक है, नीचे का हिस्सा ही खाली है। कमी होगी तो नीचे दिखाई देगी इनकी, ठीक है। मध्यम गतिशील जिंक, जिंक की कमी के लक्षण मध्य भाग पर दिखाई देते हैं, मध्य पत्तियों पर। देखो मैंने ये बना रखी है, ये 2 पत्तियां हैं, ये पौधे के मध्य भाग में, ये सारी, ये तो नीचे की पत्तियां हैं, ठीक है, जिसमें अधिक गतिशील पोषक तो ऊपर चले गए, उनकी कमी के लक्षण दिखाई देंगे। जिंक है, ये पौधे के मध्य भाग पे रहता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके लक्षण मध्य भाग पर, मध्य पत्तियों पर ही दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद है कम गतिशील, इसमें कॉपर, सल्फर, आयरन, मैग्नीज और क्लोरीन, पौधे के ऊपरी भाग में नई पत्तियों पर, ठीक है, इसके लक्षण दिखाई देते हैं। क्योंकि ये पौधों में कम गतिशील है, कम गतिशील है तो ये पौधा लिया भाई इनको धीरे 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 लेकर ये यहाँ पर ही पहुंचे, ठीक है, यहाँ पर ही रुक गए क्योंकि ये गतिशील ही कम है, लास्ट यहाँ पर ही रुक गए, नीचे की पत्तियों में, नीचे के भागों में अब्जॉर्व हो गए, ठीक है। तो इनकी कमी होगी तो सबसे ज्यादा लक्षण दिखाई देंगे ऊपर, क्योंकि ये कम गतिशील है, यहाँ पर भरे पड़े हैं नीचे, ठीक है, और थोड़े से और ज्यादा होंगे तो ये ऊपर पहुंचेंगे धीरे 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 धीरे। लेकिन जब कमी हो जाएगी तो यहाँ तो भरे रहेंगे लेकिन ऊपर की पत्तियों पर लक्षण दिखाई देंगे, क्योंकि ये ऊपर जाते ही नहीं, पहले से ही कम पहुंच पाते हैं ऊपर, तो कमी होगी तो ऊपर जल्दी खाली होंगे। समझ रहे हो? स्थिर और अगतिशील, शीर्ष भाग में नई कलिका पर दिखाई देते हैं कैल्शियम व बोरोन, ये स्थिर है, अगतिशील पोषक तत्व है, ठीक है, ये जस्ट यहाँ पर ही रह जाते हैं नीचे। समझ रहे हो? जस्ट नीचे ही बैठे रहते हैं, यानी कि कैल्शियम और बोरोन यहीं पर बैठा है। तो इनकी कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे? ऊपर दिखाई देंगे, बोरोन और कैल्शियम के। समझ रहे हो? सबसे ऊपर, क्योंकि ये पड़े ही सबसे नीचे रहते हैं, कमी होगी तो सबसे ऊपर की दिखाई देंगे, शीर्ष बड़ कलिका वगैरह पर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लोगे ना, इससे 2 चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहली ये हो गई, ठीक है, उसके बाद दूसरी हो जाएगी ये पोषक तत्वों के कार्य में कमी के लक्षण, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, चाहे ये याद कर लो चाहे वो टर्म याद कर लो, दोनों में सेम ही है। क्या है, यहाँ पर तो गतिशील अधिक है तो ऊपर पहुंच जाएंगे, कमी के लक्षण नीचे दिखाई देंगे। यहाँ पर क्या सीन याद करना पड़ेगा आपको? पुरानी पत्तियों पर किसके लक्षण दिखाई देते हैं, किसकी कमी के दिखाई देते हैं? एनपीके, एमजीएमओ, ठीक है। क्यों दिखाई देते हैं पुरानी पत्तियों पर? क्योंकि ये गति करके ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं, ज्यादा अधिक गतिशील होते हैं, इसलिए ऊपर चले गए, पुरानी पत्तियों पर इनके लक्षण दिखाई देंगे। मध्य भाग पर जिंक के दिखाई देते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। नई पत्तियों पर सल्फर, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, इनकी नई पत्तियों पर, यानी पौधे की ऊपरी भाग की ऊपरी पत्तियां है ना नई, उन पर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये मर्दा में कम गति, पौधे में कम गतिशील होते हैं, तो कम गति करके ये पौधे के नीचे के पत्तियों पर ही बैठ जाते हैं, वहीं पर अब्जॉर्व हो जाते हैं। तो कमी के लक्षण ऊपर की पत्तियों पर दिखाई देंगे, नई पत्तियों पर, ठीक है। और पौधे के सबसे ऊपर शीर्ष भाग पर, कलिका पर, किसके लक्षण दिखाई देंगे? कैल्शियम और बोरोन। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम और बोरोन है, ये अगतिशील है, स्थिर है, तो ये तो जस्ट नीचे पड़े रहेंगे पौधे में, ठीक है, ऊपर जाएंगे नहीं। तो कमी होगी तो सबसे पहले ऊपर के कलिका पर लक्षण दिखाई देंगे कि भाई कलिका सूख रही है, कुछ भी हो रहा है, तो यानी कि कैल्शियम और बोरोन की कमी है, क्योंकि ये अगतिशील है, ये पौधे के नीचे के भाग में बैठे हैं, ठीक है। तो ये सीन है। अब एक चीज आपको बता दूं, पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स आपको याद हो जाएगा अगर आपको ये चीज याद है, तो आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स की 2-3 लाइनें, यानी कि कमी के लक्षण है ना जो पौधों में, वो याद हो जाएंगे। देखो कैसे, पोटेशियम और मोलिब्डेनम है ना, ये पौधे की पत्तियों पर है ना, इनकी कमी से मर्त धब्बे बनते हैं, डेड स्पॉट, ठीक है, उत्तक उत्तक मर जाते हैं और धब्बे से बन जाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन से क्या होता है? क्लोरोसिस होता है, हरिमाहीनता होती है, ठीक है। क्लोरोसिस मतलब पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, ठीक है, क्लोरोफिल की कमी आ जाती है पौधे में, ठीक है। पर इसे फास्फोरस से क्या होता है? पर्पल कलर की हो जाती है पत्तियां, ठीक है, बैंगनी रंग की पत्तियां हो जाती है फास्फोरस से, पी से पर्पल याद रखना, ठीक है। मैग्नीशियम से क्या होता है? इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाता है, यानी कि अंतराशिरा हिमाहीनता। इसमें क्या होता है? देखो, क्लोरोसिस और इंटरवेनल क्लोरोसिस में क्या अंतर है? क्लोरोसिस के अंदर तो क्या हो गया, पूरी पत्ती पीली पड़ जाएगी, ठीक है, यानी कि वे जो पत्ती की सिरा वगैरह है, ठीक है, वो धारियां वगैरह होती हैं पत्तियों में, वो भी पीली पड़ जाएंगी, पत्ती भी पीली पड़ जाएगी। लेकिन इंटरवेनल अंतरशिरा हरिमाहीनता क्या होती है? इसके अंदर क्या होता है? पत्ती के जो सिराएं होती है ना, जैसे मान लो ये है, ये पत्ती है, ठीक है, तो इसकी जो ये सिरा होती है ना, सिरा ये वाली, ये तो हरी रहेंगी, ये तो हरी रहेंगी, और इनके बीच का ये भाग है, ये पीला पड़ जाएगा, ये इंटरवेनुअल क्लोरोसिस हो गया, यानी कि सिराओं के बीच का भाग पीला पड़ जाता है, इसे इंटरवेनुअल क्लोरोसिस कहते हैं। ये मैग्नीशियम से होता है, ये याद रखना। ये तो फिर क्या है कि अपन कमी पढ़ेंगे ना, तो कमी के अंदर अपने को पढ़ना नहीं पड़ेगा, फिर से यहीं से याद कर लोगे, तो बाकी आप वहां पर याद कर लो, मैंने वहां पर भी लिखा रखा है। अब देखो, नई पत्तियों पर ये होता है, तो इसमें क्या होता है? सल्फर और कॉपर है ना, ये क्लोरोसिस करता है,
ठीक है, नाइट्रोजन की तरह ही क्लोरोसिस, पत्तियां पीली पड़ जाती है। ठीक है, आयरन क्या होता है, इंटरवेनुअल क्लोरोसिस करता है। ठीक है, मैग्नीशियम की तरह। ठीक है, और मैग्नीज क्या करता है, ये नेक्रोटिक स्पॉट बनाता है। इंटरवेनुअल क्लोरोसिस के साथ साथ नेक्रोटिक स्पॉट, यानी कि मृत धब्बे, डेड स्पॉट टाइप में हो जाते हैं। ठीक है, उत्तक वगैरह मर जाते हैं, वो सीन है इसमें। अब ये चाहिए, आप समझ रहे होगे मेरी बात, यानी कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वीडियो फिर और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ से याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो, इसमें आपको ये एक याद हो जाएगा ना, कौन सा अधिक गतिशील है, कौन सा मध्यम, कौन सा कम, तो आपको ये पता चल जाएगा। अधिक गतिशील है तो ये ऊपर जाकर बैठ गया, नीचे इसकी कमी के लक्षण दिखाई देंगे। आपको ये क्लियर हो गया कमी के लक्षण, किस तत्व की कमी के लक्षण कहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पर ये याद कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यानी कि क्या लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, पत्तियां पीली पड़ती है, बैंगनी पड़ती है, या फिर क्लोरोसिस होता है, उत्तक क्षय होता है, क्या होता है, ये आपको पता चल जाएगा। फिर गिनती की टर्म्स याद करनी पड़ेगी। देखो, अब नत्रजन, देखो पहला पोषक तत्व आ गया अपना नत्रजन। अब इसमें क्या होता है, ये पर्णरित का निर्माण करता है। ठीक है, एमिनोम्ल, डीएनए, आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए के निर्माण में आवश्यक होता है। ठीक है, एंजाइम में जीव द्रव्य की संरचना का मुख्य घटक है। ठीक है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, कोशिका का आकार बढ़ाता है, सेल के साइज में वृद्धि करता है। आकार बढ़ाएगा तभी तो वानस्पतिक वृद्धि होगी, जिससे वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है। ठीक है, समझ रहे हो, अपने शरीर की यानी कि सेल्स डेवलप होंगी, बड़ी होंगी सेल्स, तो ही तो विकास होगा, लंबाई तभी तो बढ़ेगी। तो ये क्या करता है, सेल के साइज को इंक्रीज करता है, जिससे वानस्पतिक वृद्धि होती है। अब इसके लक्षण देखो, नीचे की पुरानी पत्तियों पर वी आकार में पीलापन व अधिक कमी से क्लोरोसिस होता है, जिससे पत्तियां सफेद हो जाती है। समझ रहे हो, अब ये इसका स्पेसिफिक लक्षण है और ये इसके स्पेसिफिक कार्य है। ठीक है, कि सेल्स के साइज को इंक्रीज करता है और पर्णरित और डीएनए आरएनए के निर्माण में आवश्यक होता है। ये यानी कि इसके इंपॉर्टेंट है। ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ोगे 100% कंफ्यूज होगे ना, उससे एग्जाम में आना और कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन मिलेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा डीप पढ़ोगे ना, सारों में सेम सेम मिलेगा। फिर आप ऐसे सोचोगे यार फास्फोरस में भी वही चीज थी, नाइट्रोजन में भी वही चीज आ रही है यार, ये भी उसमें बना रहा है, ये भी वही चीज बना रहा है, तो ऐसे ज्यादा कंफ्यूज हो गए। ओनली स्पेसिफिक टर्म्स याद रखो, स्पेसिफिक मैन मैन लक्षण है भाई, इसके मैन मैन कार्य है ये ओनली 3। ठीक है, और ज्यादा तो ऐसे आप एक के चाहिए 150 कारण लिख दो, कोई सेंस नहीं है उन बातों का। ठीक है, और इसके कमी के लक्षण देखो, क्लोरोसिस होता है, पत्तियां सफेद हो जाती है, पढ़ने पढ़ ही लिया यहाँ पर, नाइट्रोजन कमी से क्लोरोसिस होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका लक्षण, वी आकार में पीलापन होता है। अगर नाइट्रोजन की कमी के लक्षणों में क्वेश्चन आएगा ना, तो बस ये वी आकार वाला ही टर्म्स आएगा, इससे इंपॉर्टेंट इसका टर्म्स और कोई है ही नहीं। एक्स्ट्रा चाहिए आप कुछ भी पढ़ लो, क्वेश्चन में ये आएगा, वी आकार में पीलापन। समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो फास्फोरस, इसके कार्य क्या है, पौधों की कोशिका में ऊर्जा का भंडारण करता है एवं ऊर्जा का स्थानांतरण के लिए जरूरी होता है, इसलिए इसे ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी कहते हैं। ठीक है, पौधों की जड़ों में ग्रंथियों का तेजी से विकास करता है, इसलिए इसे जीवन की चाबी है, की ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, की ऑफ लाइफ कहते हैं, और ये कोशिका विभाजन में आवश्यक होता है, सेल डिवीजन। इंपॉर्टेंट चीज है, फिर बता रहा हूं। नाइट्रोजन क्या करता है, सेल के साइज को इंक्रीज करता है, कोशिका, ये कोशिका है, कोशिका के साइज में वृद्धि कर देगा। ठीक है, और फास्फोरस क्या करता है, कोशिका को तोड़ तोड़ कर विभाजन करता है, जिससे और ज्यादा, यानी कि ये कोशिका है इतनी, ठीक है, इसको तोड़ा, इसकी 2 बना दी, 2 बनाकर दोनों वृद्धि करेंगी और ज्यादा। एक तो अकेली एक चीज वृद्धि करे, एक 2 वृद्धि करे, ठीक है, तो दुगुना हो गया ना। ऐसे यानी कि सेल डिवीजन करता है, जिससे जड़ों और ग्रंथियों का तेजी से विकास होता है। एक दूसरे को कंसेप्ट को जोड़ते हुए चलो, कोशिका विभाजन में आवश्यक होता है, सेल डिवीजन को बढ़ाता है, जिससे पौधों की जड़ों व ग्रंथियों का तेजी से विकास होता है, इसलिए इसे जीवन की चाबी कहते हैं। जीवन की चाबी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जड़ और ग्रंथियों का विकास तेजी से करेगा, तो जड़ें यानी कि पोषक तत्व वगैरह, जल वगैरह का शोषण मृदा में आसानी से करेंगी और ज्यादा करेंगी, पौधे को और ज्यादा भोजन मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसे जीवन की चाबी कहते हैं, या ऊर्जा मुद्रा है, ऊर्जा का भंडारण वगैरह स्थानांतरण करता है, इसलिए एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके लक्षण देखो, देखो ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी आपको सबको कंसेप्ट तो क्लियर है यार, आप इतना पढ़ लिए तो ये तो आपको पता ही है, नॉर्मल नॉर्मल। देखो लक्षण देखो, नीचे की पुरानी पत्तियों का रंग बैंगनी हो जाता है तथा पौधे की वृद्धि एवं विकास बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि ये सेल डिवीजन करता है, अगर फास्फोरस नहीं होगा तो सेल डिवीजन पौधे में नहीं होगा। ठीक है, जड़ और ग्रंथियों का विकास नहीं होगा, जड़ ग्रंथि जड़ वगैरह मजबूत नहीं होगी तो पौधा पोषण वगैरह शोषण वगैरह नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, पौधे की वृद्धि में विकास बहुत कम होगा। ठीक है, ये तो अपने को पता। अब इसका स्पेसिफिक चीज क्या है, स्पेसिफिक इसका ओनली यही है कि ये पुरानी पत्तियों का रंग बैंगनी हो जाता है। ठीक है, अब ये अपन ने पढ़ भी लिया था यहाँ पर, पीच से पर्पल, इसलिए आपको बोल रहा था ये चीज याद कर लो आप तो बस, पीच से पर्पल बैंगनी हो जाता है। ठीक है, और पुरानी पत्तियों का रंग बैंगनी होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, ये रहा देखो फास्फोरस है, इसकी कमी के लक्षण कहां पर पाए जाएंगे, निचली पत्तियों पर पाए जाएंगे। क्यों, क्योंकि अधिक गतिशील ऊपर पहुंच गया तो निचली पत्तियों पर पाए जाएंगे, इसलिए निचली पत्तियों पर क्या होता है, पुरानी पत्तियों पर रंग बैंगनी होता है। समझ रहे हो मेरी बात। अब उसके बाद अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट, और चलो अब नेक्स्ट देखो अपना, नेक्स्ट है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम के क्या कार्य है, पर्णरंध्र स्टोमेटा के खुलने व बंद करने को नियमित करता है।
ठीक है, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया है पहले भी। पर स्टोमेटा को यानी कि कंट्रोल कौन करता है, ठीक है, तो उसमें पोटेशियम करता है। पर्णरंध्र वगैरह स्टोमेटा उनको खुलने व बंद करने को नियमित करता है। उसके बाद रसाकर्षण दाब सहन क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। इसके यानी कि ये इंपॉर्टेंट, बस सबसे इंपॉर्टेंट तो ये पर्णरंध्रों को खुलने में बंद करने का स्पेसिफिक चीज इसकी यही है, ठीक है। दूसरा रसाकर्षण दाब को बढ़ाता है। अब ऐसे ये दाब रसाकर्षण वगैरह कई पोषक तत्व बढ़ाते हैं, समझ रहे हो, लेकिन उनमें पोटेशियम सबसे ऊपर है। इसलिए अपन सारों को पढ़ेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा, इसलिए स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब रसाकर्षण दाब क्या होता है, यानी कि जड़ है ना जो पौधे से खींचती है ना पोषक तत्व वगैरह, उसको बोलते हैं रसाकर्षण। यानी कि वो जाइलम फ्लोएम वगैरह जिसमें कार्य करते हैं, संवहन उत्तक वगैरह, वो सीन है। तो उसको रसाकर्षण दाब जब ज्यादा बढ़ता है पौधे में तो उसको सहन करने की क्षमता बढ़ाता है पोटेशियम। आप बस ये याद रखना, ठीक है। दूसरा क्या है, फल में सब्जियों अनाज के दानों की गुणवत्ता में चमक में वृद्धि करता है, ठीक है। और शर्करा निर्माण में संवहन में सहायक होता है। आप ये याद रखना बस, अनाज के दानों की गुणवत्ता और चमक में वृद्धि करता है, ठीक है। बस ये याद रखना, अनाज की गुणवत्ता और चमक में वृद्धि करता है पोटेशियम। कमी के लक्षण अपन ने पहले ही पढ़ लिया था, अधिक गतिशील है, ऊपर पहुंच गया पौधे में, तो इसके कमी के लक्षण कहां दिखाई देंगे, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देंगे, तो हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इससे टिश्यू बर्निंग होती है। इंपॉर्टेंट, इसकी कमी का इंपॉर्टेंट बस यही टर्म है, टिश्यू बर्निंग, यानी कि पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं और मर्त धब्बे बन जाते हैं, समझ रहे हो, डेड स्पॉट बन जाते हैं। देखो पोटेशियम के अपन ने पढ़े थे, ये देख लो, पोटेशियम और मोलिब्डेनम क्या कर रहे हैं, मर्त धब्बे बना रहे हैं, डेड स्पॉट। वही अपन यहां पर पढ़ रहे हैं, पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं, वो मर्त धब्बे बनते हैं। एग्जाम में क्या आएगा, टिश्यू बर्निंग, पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं, किस तत्व की कमी से झुलस जाते हैं, तो पोटेशियम, समझ रहे हो। और इसके सर्वप्रथम लक्षण है ना, नम क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट, हिडन हंगर, ठीक है, एग्रीकल्चर की फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आई हुई है, हिडन हंगर, देख लेना चाहिए, पीवाईक्यू वगैरह उठाकर। छिपी भूख, पौधों में पोटेशियम की कमी होते हुए भी लक्षण प्रकट न करना छिपी भूख कहलाती है। यानी कि पौधे में उस तत्व की कमी है लेकिन फिर भी पौधा दर्शा ही नहीं रहा कि भाई मेरे को वो तत्व चाहिए, मेरे में कमी है, चुपचाप बैठा रहता है बस, ठीक है। अपने को पता ही नहीं चलने देता इस तत्व की कमी भी है, और फिर एकदम से अपने को रिजल्ट दिखता है, यार ऐसी होगी सारी, वो सीन है इसका। अब देखो, इसको हिडन हंगर छिपी भूख बोलते हैं। अब देखो, कैल्शियम कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है, कार्बोहाइड्रेट का संचालन करता है, ठीक है। आयरन व एल्यूमिनियम के अधिकता के प्रभाव को कम करता है, ठीक है। ये चीज याद रखना, इसमें एक टर्म्स याद रखना, कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव, कार्बोहाइड्रेट का संचालन। अब देखो ये कर, दूसरा इसका क्या सीन है, लक्षण देखो अभी इसकी कमी के लक्षण क्या है, अग्रिम कलिकाओं का सूखकर सफेद होना, ठीक है। नई ऊपरी पत्तियों के किनारे हुक की तरह सिकुड़ना, सबसे इंपॉर्टेंट इसका यही लक्षण है, ठीक है। स्पेसिफिक को मैं बता देता हूं, ये इसका स्पेसिफिक ये है, ठीक है। नई ऊपर की पत्तियां हैं वो किनारे हुक की तरह सिकुड़ जाएंगे। ऊपर की पत्तियों की क्यों, अग्रिम कलिकाओं पर क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये पौधे की कहां पर पाया जाता है आपको पता है, ये अगतिशील होता है, पौधे के नीचे के भाग में ही रह जाता है ये, ठीक है। तो इसकी कमी के लक्षण सबसे पहले कहां दिखाई देंगे, पौधे की ऊपरी पत्तियों पर या नई बड़ कलिका वगैरह पर। तो वो कलिका क्या होगी, वो अग्रिम कलिका है, सूख कर सफेद हो जाएंगी, ठीक है, व्हाइट हो जाएंगी बड़। और उसके बाद नई ऊपर की पत्तियों किनारे हुक की तरह सिकुड़ जाएंगे, पत्तियों के किनारे ऐसे हुक बन जाएंगे, किनारे किनारे ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे सिकुड़ जाएंगे हुक की तरह, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आया हुआ है, ये टर्म आती है भाई, मेरे मोटिव समझ रहे हो आपको बताने का, टर्म्स यही आती हैं हमेशा जो इंपॉर्टेंट होती है ना, स्पेसिफिक होती है कि ऐसी टर्म्स और कोई तत्व करता ही नहीं है, स्पेशल कैल्शियम ही करता है, ठीक है। और पत्तियों पर वी आकार में पीलापन और कोई पोषक तत्व करता ही नहीं, ओनली नाइट्रोजन ही करता है, तो वो होती है स्पेसिफिक, जो स्पेशल होता है। भर्ती कोर्ट में थोड़ी ना टकना चाहती है, विवाद में थोड़ा ना फंसना चाहती है, ओनली स्पेसिफिक चीजें पूछी जाएंगी। देखो मैग्नीशियम, ये क्या करता है, क्लोरोफिल संरचना का मुख्य घटक है, अतः इसे क्लोरोफाइल 11 कहते हैं। न जाने कितनी बार ही एग्जामों में आया हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बार। इससे रिलेटेड एक और तत्व आएगा भी आगे, उसमें इसमें कंफ्यूजन होता है अपने को, वो भी क्लियर करूंगा बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा एग्जामों में आया हुआ है कि क्लोरोफिल की संरचना का मुख्य घटक है क्लोरोफाइल 11 मैग्नीशियम, ठीक है। यानी कि सेंटर केंद्रीय परमाणु है क्लोरोफिल का, ये ना हो ना तो क्लोरोफिल ही ना हो भाई, ये सीन है। ये क्लोरोफिल के लिए यानी कि 100 में से 80% आवश्यक यही है क्लोरोफिल के लिए, ये चीज याद रखना। प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक क्लोरोफिल का घटक है, ठीक है। पत्तियों के हरे रंग हेतु जरूरी होता है, ये तो कॉमन सी बात, अपने को ये पढ़ लिया तो अपने ये भी कर ही देंगे, ठीक है। पौधे में पोषक तत्वों के स्थानांतरण में अपटेक में सहायक होता है, स्थानांतरण में अवशोषण वगैरह उद्गरण वगैरह में, ठीक है। अब इसके लक्षण देखो कमी के, इसके लक्षण कहां पर है, निचली पुरानी पत्तियों में हरिमाहीनता, इंटरवेनुअल क्लोरोसिस ऑफ लोअर लीव्स, ओनली एक चीज बस, कोई लफड़ा नहीं, कुछ भी याद नहीं करना, ओनली एक चीज याद करनी है, पत्तियों में क्लोरोसिस यानी कि निचली पत्तियों पर हरिमाहीनता होती है, ठीक है। इंटरवेनुअल क्लोरोसिस होता है, अंतराशिरा हरिमाहीनता, वो मैग्नीशियम से होता है, ये अपन ने यहाँ पर पढ़ भी लिया था, देख सकते हो आप, ठीक है। मैग्नीशियम की कमी से अंतराशिरा हरिमाहीनता, इंटरवेनुअल क्लोरोसिस, ये यहाँ पर आ गया। अब देखो सल्फर के कार्य, और गारंटी देता हूँ एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ना, इस टॉपिक से, और जो अपन पढ़ रहे हैं इससे बाहर चला जाए ना, उस दिन ही वीडियो आना बंद हो जाएगी,
ठीक है, गारंटी 100%, कोई नहीं देगा ना यूट्यूब पर, मैं दे रहा हूँ भाई 100% गारंटी। ठीक है, ये नोट सर यही स्क्रीनशॉट ले लेना से एग्जाम में बाद देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर तो जाना नहीं। अब उसके बाद देखो सल्फर के कार्य, तेल का निर्माण, सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक कार्य इसका यही है, तेल का निर्माण सल्फर का। ठीक है, सल्फर का निर्माण तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने हेतु सरसों मूंगफली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है तेल की मात्रा बढ़ाने में, क्योंकि ये खुद ही यूज करते हैं हम यार, खेतों में सरसों वगैरह बोते हैं तब हम खुद ही यूज करते हैं सल्फर को, क्योंकि सरसों को बेचते हैं मंडी में तो तेल वगैरह की मात्रा निकालते हैं वो, उस हिसाब से फिर वो परीक्षण वगैरह करके तेल की मात्रा फिर उस हिसाब से रेट तय करते हैं सरसों का, तो हम खुद सल्फर वगैरह डालते हैं खेतों में। तो ये तेल का निर्माण में इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा एमिनो एसिड का निर्माण करता है, सिस्टीन सिस्टाइन मिथोपोनिन ये होते हैं इसके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्णरित के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से जरूरी। अब आप कंफ्यूज यहीं पर होते हो, सब में सेम सेम चीज आती है, लेकिन मैं आपको स्पेशल चीज बता रहा हूँ, ये अप्रत्यक्ष रूप से जरूरी है। ठीक है, पर ये प्रत्यक्ष रूप से जरूरी नहीं होता कि सल्फर नहीं होगा तो पर्णरित बनेगा ही नहीं, तब भी बनेगा, पर ये है तो यानी कि थोड़ा और अच्छे से बन रहा है पर्णरित। ठीक है, और बढ़िया विकास हो रहा है पर्णरित का, संश्लेषण का ये हो रहा। ठीक है, पौधे में नई ऊपरी पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाता है, इसकी कमी, बस कमी के लक्षण ये याद रखना। अब आप कुछ बोलो कि भाई इनकी कमी से रोग भी तो होते हैं, वो मैं इंपॉर्टेंट रोग आपको लास्ट में बता रहा हूँ कौन कौन से हो रहे हैं। ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे इसमें, सब कुछ पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, एक भी बार नहीं जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अपन ने ये पढ़ लिया सल्फर, अब उसके बाद पढ़ते हैं जस्ते कार्य। ठीक है, जिंक, इसका इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, वर्दी नियामक निर्माण में ऑक्सीन इंडोलेसिटिक एसिड निर्माण में जरूरी होता है, वर्दी नियामक करता है। ठीक है, नाइट्रोजन उपापचय प्रकाश संश्लेषण में जरूरी होता है। अब आप बोलोगे यार प्रकाश संश्लेषण में वो भी आ गई, प्रकाश संश्लेषण मत याद रखना, बस ये याद रखना नाइट्रोजन उपापचय में आवश्यक होता है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में आवश्यक होगा तो नाइट्रोजन से पर्णरित बन रहा है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी हो रही है, तो इनडायरेक्टली काम तो आ रहा है ना प्रकाश संश्लेषण में, नाइट्रोजन का उपापचय वगैरह कर रहा है तो प्रकाश संश्लेषण भी तो चल रही है क्रिया आगे उससे। तो अगर ये ना हो, नाइट्रोजन का उपापचय ना हो तो प्रकाश संश्लेषण भी कम होगा, समझ रहे हो, वो चीज है। यह नाइट्रोजन के उपापचय में आवश्यक होता है जिससे प्रकाश संश्लेषण बनता है, ये इसकी व्याख्या। कमी के लक्षण देख लो, अब इसकी क्या है कमी, देखो नई व पुरानी पत्तियों यानी कि मध्यम पत्तियों पर एक साथ लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, आप अपन ने पढ़ा था, ये रहा। ठीक है, ये देखो जिंक, ठीक है, पौधे की मध्यम पत्तियों पर काम करता है। ठीक है, नई व पुरानी पत्तियों पर मध्यम एक साथ लक्षण प्रकट, पौधा बोना रह जाता, लिटिल लीफ, सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक यही है इसका, मैं इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूं, पौधा बोना रह जाता है लिटिल लीफ। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसकी दो ही टर्म है। ठीक है, पहला वर्दी नियामक का निर्माण करता है, ठीक है, कार्य के अंदर, और दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसकी, पौधे का बोना रह जाता है लिटिल लीफ। आम, नींबू वगैरह, कपास वगैरह में लिटिल लीफ होता है, इसकी कमी से लिटिल लीफ रोग भी होता है। ठीक है, क्यों, अब बोना कैसे रह जाएगा, ये आप खुद को भी आईक्यू डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये वर्दी नियामक का कार्य कर रहा है, ऐसे हार्मोन्स को बना रहा है जो पौधों में वृद्धि करते हैं। अगर ये जिंक ही नहीं होगा तो ये ऑक्जिन और आईए जैसे हार्मोन्स नहीं बनेंगे। ठीक है, ये हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो पौधे की वृद्धि नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी तो पौधा बोना रह जाएगा। ठीक है, मैग्नीज देखो, मैग्नीज का कार्य क्या है, ऑक्सीजन के निर्माण, हील अभिक्रिया का मुख्य अंग है और एंजाइम अभिक्रिया में सहायक होता है। अब अपने को ओनली ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसकी, ओनली सबकी एक एक इंपॉर्टेंट है, सबकी एक एक। ऑक्सीजन के निर्माण में आवश्यक होता है, ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होगा, हील अभिक्रिया में होगा, बस यहीं तक। ये मैंने एक्सप्लेनेशन लिख रखा है, ये एग्जाम में नहीं आएगा बट ये समझाने के लिए लिख रखा है। देखो, प्रकाश संश्लेषण बनता है ना, उसके दौरान H2O टूटता है। ठीक है, जल के अणु टूटते हैं प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन क्रिया वगैरह होती है तो जल के द्वारा ही होती है, तो H2O टूटता है तो उससे O2 निकलती है, तो O2 निकलती है, इसके लिए आवश्यक कौन सा होता है, मैग्नीज होता है। ठीक है, मैग्नीज होगा तो ही यानी कि ऑक्सीजन का निर्माण होगा, हाइड्रोजन आयन टूटेंगे, ऑक्सीजन का निर्माण होगा और हील अभिक्रिया संपन्न होगी, तो इसके लिए मैग्नीज होता है। अब इसके कमी के लक्षण देखो, नई व ऊपरी पत्तियों में इंटरवेनुअल क्लोरोसिस हो जाता है, अत्यधिक कमी से मृत उत्तक धब्बे नेक्रोटिक स्पॉट बन जाते हैं, उत्तक मर जाते हैं, पत्तियों में धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखो लोहा, आयरन। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पर्णहरित निर्माण प्रक्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब मैंने आपको क्या बताया था, एक और तत्व आएगा, अपन ने सबसे पहले पढ़ा था अपन ने मैग्नीशियम। क्लोरोफिल संरचना का मुख्य घटक है, क्लोरोफिल का ही घटक है ये मैग्नीशियम। ठीक है, और ये क्या है, आयरन क्या है, पर्णहरित के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, वो भी बहुत जरूरी होता है पर्णहरित के निर्माण में। ठीक है, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण तंत्र हेतु आवश्यक होता है। अब ये यानी कि दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब आप बोलोगे कि भाई नाइट्रोजन स्थिरीकरण तो और भी करते हैं, आगे और भी तत्व आएंगे जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेंगे, इससे ही अपन कंफ्यूज होते हैं मेरे भाई। तो अपने को स्पेसिफिक चीज याद रखना है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का तंत्र है ना, तंत्र ओनली तंत्र के लिए आवश्यक होता है। तंत्र के लिए क्यों, क्योंकि ये लैग हीमोग्लोबिन निर्माण करता है। लैग हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये एक टाइप की प्रोटीन होती है, यही नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। ठीक है, तो इसका निर्माण करता है, दलहनी फसलों में होती है, गुलाबी रंग की होती है। ठीक है, लाल गुलाबी रंग की। अब उसके बाद देखो, पर्णहरित प्रक्रिया के लिए अत्यंत है, निर्माण प्रक्रिया, यहां पर अपने को प्रक्रिया टर्म याद रखनी है।
पर्णहरित का निर्माण तो नाइट्रोजन ने कर दिया, ठीक है, और पर्णहरित की संरचना का मुख्य घटक मैग्नीशियम हो गया, और ये क्या कर रहा है प्रक्रिया के निर्माण में, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे, देखो एक चीज ये और पढ़ ले, न्यूक्लियक अम्ल प्रोटीन संश्लेषण में शर्करा के उपापचय में उत्प्रेरक का कार्य करता है, ओनली उत्प्रेरक, ठीक है। न्यूक्लियक अम्ल बना नाइट्रोजन रहा था, लेकिन उस बनाने की प्रक्रिया को तेजी से करने के लिए और जल्दी करने के लिए धक्का कौन लगा रहा है, उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है लोहा, ठीक है। अब कमी नई पत्तियों पर इंटरवेनुअल क्लोरोसिस होता है, ठीक है। अब इसमें देखो नोट, ये मैंने याद नहीं करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, देखो क्योंकि अपन कंफ्यूज ना हो। नाइट्रोजन क्या है, उसमें भी अपन ने पढ़ा था कि वो क्लोरोफिल वगैरह का निर्माण करता है, पर्णहरित का निर्माण करता है। मैग्नीशियम में पर्णहरित पढ़ा और आयरन में भी, तीनों में अंतर समझो। नाइट्रोजन क्या है, एक जैसे एग्जाम्पल ले लो, अपन घर बनाते हैं तो ईंटें यूज करते हैं, तो ईंटों का काम कर रहा है नाइट्रोजन, यानी क्लोरोफिल का अणु है, ठीक है। ईंटों से ही तो घर बनती है, दीवार बनती है, तो यानी कि अणु कौन सा हो गया, क्लोरोफिल का नाइट्रोजन, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है, सेंटर पिलर है, जैसे अपन घर बना रहे हैं तो सेंटर पिलर और सीमेंट का यूज कर रहे हैं ना ईंटों को जोड़ने के लिए, ठीक है, वो सेंटर पिलर है मैग्नीशियम। और आयरन क्या काम कर रहा है, आयरन है मिस्त्री या कारीगर, ये ओनली प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी कि घर बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक कौन है, मिस्त्री, ठीक है। लेकिन घर का निर्माण किससे हो रहा है, वो सेंटर पिलर ईंटों से हो रहा है, जैसे यानी कि क्लोरोफिल का अणु है नाइट्रोजन है, और क्लोरोफिल का केंद्रीय परमाणु या मुख्य घटक कौन सा है, मैग्नीशियम है, ठीक है। और क्लोरोफिल का संश्लेषण या क्लोरोफिल बनाने की मशीन कौन सी है, वो है आयरन। ऐसे अपने को याद रखनी है चीज, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। आयरन है क्लोरोफिल का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया को पूर्ण करता है ओनली, नाइट्रोजन, ठीक है, और मैग्नीशियम, ये तो क्लोरोफिल के क्या है, हिस्से हैं, ठीक है, हिस्से। और जो ये आयरन है ये हिस्सा नहीं है, ये प्रक्रिया को पूर्ण करता है। देखो तांबा, कॉपर ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रिया को नियमित करता है, ओनली एक ही इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखना इसमें, ठीक है। ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रिया को नियमित करता है, लोहे के उपयोग में सहायता करता है, बस इतना याद रखना। कमी, ऊपरी व पुरानी पत्तियों के किनारे पीले होना क्लोरोसिस कहलाता है, पत्तियों के किनारे पीले होंगे, इसमें ये इंपॉर्टेंट टर्म्स ओनली, ठीक है। बहुत ही स्पेसिफिक पढ़ेंगे यार, टाइम नहीं है, नहीं मैं यानी वीडियो लंबा हो जाता है तब आप लोग देखते नहीं हो, वरना मैं बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझा सकता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट है मोलिब्डेनम, ठीक है। एमओ के कार्य, नाइट्रोजनेत एंजाइम के निर्माण में मुख्य घटक है, अतः नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली जीवाणुओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन वगैरह बनाते हैं तो उसमें नाइट्रोजनेत एंजाइम आवश्यक होता है, तो ये नाइट्रोजन जिनेत एंजाइम के लिए ही आवश्यक होता है, ठीक है, उसको बनने के लिए। तो नाइट्रोजनेत एंजाइम के निर्माण में मुख्य घटक है, तो इससे नाइट्रोजन क्रिया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी इससे ही होता है, इसलिए जीवाणुओं के लिए आवश्यक होता है। दूसरा, नाइट्रेट के अवकरण विटामिन सी के निर्माण में आवश्यक होता है। और नाइट्रेट का अवकरण क्या होता है, देखो नाइट्रेट का अवकरण क्या होता है, नाइट्रेट से अमोनिया वगैरह में बदलना, ठीक है, उसमें यानी कि आवश्यक होता है। कमी, पुरानी पत्तियों पर नाइट्रोजन के समान लक्षण, नाइट्रोजन की तरह ही होती है, पत्ती पीली पड़ जाती है, क्लोरोसिस हो जाता है, परंतु पीलेपन के साथ साथ मर्द धब्बे, डेड स्पॉट भी बन जाते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि अपन ने पढ़ा था ये भाई कि यानी कि इससे क्या हो रहे हैं, मर्द धब्बे एक तो पोटेशियम से बन रहे हैं, ठीक है, और एक मोलिब्डेनम से बन रहे हैं मर्द धब्बे, यानी कि डेड स्पॉट। तो इसमें यानी कि क्लोरोसिस तो होगा, ठीक है, लेकिन डेड स्पॉट भी बन जाएंगे, ये इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स इसका है नाइट्रोजनेट एंजाइम, ठीक है। ये नहीं पूछेगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु के लिए आवश्यक क्या है, पूछेगा कि नाइट्रोजनेट एंजाइम का मुख्य घटक कौन सा तत्व है, ऐसे पूछेगा, ठीक है। अब देखो बोरोन के कार्य, पराग कणों में परागनली की वृद्धि में महत्वपूर्ण, ठीक है। उसके बाद परागण में प्रजनन क्रियाओं, फल तथा बीज बनने में सहायक होता है, एक दूसरे से रिलेटेड करो, पराग कणों में परागनली की वृद्धि में महत्वपूर्ण है, ठीक है, यानी कि जननांग अंगों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है बोरोन, ठीक है। जननांग अंगों का विकास करेगा तो जननांग अंगों में प्रजनन क्रिया होगी, ठीक है, परागनली वगैरह में, वर्तिका वगैरह में परागन क्रिया होगी, ठीक है, प्रजनन क्रिया होगी, प्रजनन क्रिया होगी तो क्या बनेगा, फल बनेगा, ठीक है, फल से, फल के अंदर बीज बनेगा, ठीक है। तो ये सारी क्रिया कौन करता है, बोरोन करता है, एक दूसरे से रिलेटेड करते पढ़ो, पराग कणों की वृद्धि करेगा वो परागनली वगैरह की, ठीक है, जननांग अंगों की, उसमें परागण प्रजनन क्रिया होंगी, फल बनेगा तथा बीज बनेगा। पौधों में इसकी कमी से लक्षण क्या होते हैं, पौधों में शीर्ष कलिका, टर्मिनल बड की वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि भागों की मृत्यु भी हो जाती है, ज्यादा कमी हो गई तो, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि बोरोन कहां पाया जाता है, बोरोन देखो कैल्शियम में बोरोन, ये रहे, ठीक है, कैल्शियम और बोरोन का सीन क्या है भाई, कैल्शियम और बोरोन अस्थिर है, अगतिशील है, यानी कि नीचे के भागों में रह जाते हैं। कमी के लक्षण कहां दिखेंगे, ऊपर, ऊपरी भागों में, बड वगैरह में, कलिका में, ठीक है। तो कमी होगी तो क्या होगा, शीर्ष कलिका है, टर्मिनल बड, ऊपर ही ऊपर का भाग है जो पौधे का, उसकी वृद्धि रुक जाएगी, वह मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्लोरीन, इसलिए तो मैं आपको बता रहा था कि गिनती की चीजें पढ़ लेंगे ना अपन, जैसे ये पढ़ लिया अपन ने, ठीक है, ये अपने को याद हो गया गतिशीलता वाला, अपने को ये याद हो गया, ठीक है, ये कमी के लक्षण वगैरह, ठीक है, कहां पर बनेंगे, तो आधी मैटर ऐसे कंप्लीट हो जाता है, एक बार उनको बार बार पढ़ लोगे हो जाएगा। क्लोरीन IAA का संगठक होता है, ठीक है। अब IAA का संगठक रसाकर्षण दाब बढ़ाता है,
अब खेत में अभी तक क्लोरीन के लक्षण प्रकट नहीं हुए, स्पष्ट लक्षण नहीं मिले इसके, परंतु गमलों में या छोटे बगीचे गमले वगैरह होते हैं उनमें क्लोरीन की कमी से पत्तियों में विल्ट या मलानी रोग के लक्षण नजर आते हैं। ठीक है, ये बस इसमें इतना याद रखना ओनली। अब निकिल, दाना भरने बीज की जीवन क्षमता के लिए आवश्यक। ठीक है, कमी निकिल की उपस्थिति में यूरिएज एंजाइम की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। एक चीज याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी मैं भी कंफ्यूज हुआ था जब मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह कर रहा था तब। ठीक है, उसमें मैं कंफ्यूज कहाँ पर हुआ कि ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बीज बनने में सहायक कौन सा होता है। ठीक है, तो बीज बनने में सहायक तो ये हो रहा है क्योंकि ये प्रजनन क्रिया फल वगैरह बीज वगैरह बना रहा है। ठीक है, सहायक हो रहा है बोरोन तत्व। लेकिन और फिर दूसरा ही क्वेश्चन उसमें था कि बीज दाना भरने के लिए सहायक कौन सा होता है। वो तो ओनली बीज का निर्माण कर रहा है ना, फल और बीज का निर्माण कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका काम ही परागण वगैरह प्रक्रिया, प्रजनन प्रक्रियाओं में, ठीक है, वर्तिका वगैरह की विकास करता है, तो वो फल और बीज का निर्माण कर रहा था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये भाई दाना भर रहा है फलों में, उसमें क्रॉप्स वगैरह में दाना भरने और बीज की जीवन क्षमता में वृद्धि। वो तो ओनली बीज बना रहा था और ये जीवन क्षमता बढ़ा रहा है बीज की निकल। ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद आगे चलते हैं अपन। हाँ, एक चीज बता दूं, ये दाना भर रहा है, एक क्वेश्चन और आया हुआ था, मैं वहां पर दिक्कत हुआ था। देखो क्वेश्चन ऐसे आएंगे लेवल के, ज्यादा डीप नहीं जाएगा, लेकिन इनमें ही आपको उलझा देगा। वो ऐसे पूछ लिया, मान लो कि भाई दानों की गुणवत्ता की वृद्धि कौन करता है। 3 टर्म्स हो गई, दाना भरना, ठीक है, और दाना गुणवत्ता। ठीक है, और एक बीज बनना। बीज बनना के अंदर कौन सा हो गया अपना, बोरोन। ठीक है, और अपना दाना भरना निकिल। ठीक है, और अपने दाने की गुणवत्ता ये हो गया पोटेशियम। ठीक है, ऐसी टर्म्स आएंगी कंफ्यूजन टर्म, ये कंफ्यूजन टर्म्स अपने को याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। पोषक तत्व, ठीक है, उसके ग्रहण करने के रूप और स्रोत, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अपन ने देखा था पोषक तत्वों के स्रोत वगैरह से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कहां पर आएगा, सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को पौधे किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट में, अमोनिया NH4+ और CONH2 CONH2। ठीक है, ये एमाइड के रूप में। तो ओनली अपने को, और फास्फोरस को H2PO4 HPO4-2 PO4-3। ठीक है, बस यहीं पर यूज करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों में से तो ग्रहण करने के रूप में आ सकता है, दोनों से, फास्फोरस के नाइट्रोजन के से। ठीक है, इनका ग्रहण करने वाला रूप याद रखना, बाकी इनका याद मत रखना, चाहे पोटेशियम वगैरह मैग्नीशियम वगैरह कुछ भी याद मत रखना। स्रोत में देखो नाइट्रोजन वगैरह कार्बनिक पदार्थों से मिल जाते हैं। ठीक है, फास्फोरस एपेटाइट और केओलिनाइट से मिलता है। जेट में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं ऐसे। ठीक है, और अपने अंदर अपने एग्जाम में पूछ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन डब्ल्यू में पूछे गए हैं ऐसे। देखो पोटेशियम, पोटेशियम को अभ्रक या फैलाइस इसका स्रोत है, अच्छा स्रोत है पोटेशियम का। ठीक है, मैग्नीशियम का स्रोत है डोलोमाइट। ठीक है, और कैल्शियम और सल्फर का स्रोत है जिप्सम। ठीक है, ये अपने को पता ही है। और लोहा और आयरन का स्रोत है हेमेटाइट। ठीक है, अब एग्जाम की दृष्टि से मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिए हैं कि मैग्नीशियम का पूछा गया है, ठीक है, और लोहे का पूछा गया है। ठीक है, और मैग्नीशियम का, दोनों का पूछा गया, मैग्नीशियम का डोलोमाइट और लोहे का हेमेटाइट, दोनों चीज याद रखना। ठीक है, लोहा किससे प्राप्त होता है, हेमेटाइट से, जैसे कार्बनिक पदार्थ से नाइट्रोजन प्राप्त होती है ऐसे। और ग्रहण करने का रूप ओनली 2 का याद रखना, नाइट्रोजन वाला और फास्फोरस का। अब देखो सूचक पौधे, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको, PYQ वगैरह सारी चीज बताऊंगा अभी आपको। जो किसी तत्व की कमी के लक्षण जल्दी प्रकट करे, सूचक पौधे वो कहलाते हैं, यानी कोई तत्व है उसमें किसी, यानी किसी पौधे में किसी तत्व की कमी होगी तो सबसे पहले वो प्रकट कर रहा है, तो वो उस तत्व का सूचक पौधा हो गया। ठीक है, जैसे फास्फोरस का सूचक पौधा है सरसों, पोटेशियम का सूचक पौधा है आलू। ठीक है, नाइट्रोजन और कैल्शियम का सूचक पौधा है फूलगोभी। बोरोन का सूचक पौधा है सूरजमुखी, बोरोन का याद रखना स्पेशली। ठीक है, सूरजमुखी। मोलिब्डेनम का है फूलगोभी, रिज का चकुंदर लोबिया। सोडियम का है चकुंदर, सिलिकॉन का है धान और गन्ना। ठीक है, जिंक का है धान, गेहूं, नींबू वर्गीय फल, ये याद रखना क्योंकि आपको पता है नींबू वर्गीय फलों में लिटिल लीफ हो जाता है जिंक की कमी से। तांबे का है नींबू और बेर। ठीक है, क्योंकि अब देखा आगे बताऊंगा आपको, इनके रोग वगैरह में इनसे रिलेटेड ही चीज आएंगी, किस पौधे में किसकी कमी से, तत्व कमी से रोग हो जाता है, तो ये याद रख लोगे ना तो आपको रोग वगैरह याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इनमें इंपॉर्टेंट याद रखना बोरोन का, मोलिब्डेनम का, सोडियम, सिलिकॉन और जिंक का। अब देखो पोषक तत्व कमी से होने वाले दैहिक विकार, सबके नहीं पढ़ने, ओनली इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। जिंक, धान में खैरा रोग हो जाता है, अमरूद में ब्रोंजिंग होता है, कहीं कहीं पर बोरोन भी दे रखा है, जिंक याद रख लेना। धान में खैरा, अमरूद में ब्रोंजिंग, नींबू में लिटिल लीफ हो जाती है छोटी पत्ती, कपास आम में भी छोटी पत्ती लिटिल लीफ रोग, मक्का में व्हाइट बड रोग हो जाता है। दूसरा कॉपर,
कॉपर कमी से नींबू में डाई बैग हो जाता है, ठीक है। ऊपर से पौधा मरता हुआ आता है, नीचे की तरफ पत्तियां सूखती हुई ऊपर से। नींबू वर्गीय फलों में रोजेट व गमोसिस हो जाता है, ठीक है, गोंद जैसा पदार्थ निकलता है, ठीक है। तीसरा है बोरोन। बोरोन से क्या होता है, आम व आंवला में आंतरिक उत्तक होता है, ठीक है। अंगूर में मुर्गी चूजा हैन या चेक होता है। अनार टमाटर में फलों का फटना, इंपॉर्टेंट चीज है, फलों का फटना कहीं भी दिखे आंख मीच कर बोरोन कर देता है, ठीक है। फूल गोभी में भूरा सड़न ब्राउनिंग रोग होता है। आम में ब्लैक टिप रोग में सहायक होता है। ब्लैक टिप रोग किससे होता है, SO2 से होता है, प्रदूषण, ईंट व भट्टों व फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है प्रदूषण, उस SO2 गैस उससे। लेकिन अगर बोरोन की भी कमी है ना पौधे में तो और जल्दी हो जाएगा ब्लैक टिप रोग, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फोर्थ है कैल्शियम। कैल्शियम से देखो, टमाटर में पुष्प छोर गलन, ठीक है। गाजर में केविटी स्पॉट, इंपोर्टेंट टर्म्स। हर एक पौधे का एक स्पेशल रोग होता है, जैसे धान, जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है ना, बहुत ट्रेंड आया था इस क्वेश्चन को, लगभग सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया था उस हिसाब से। सौंफ में गमोसिस, ठीक है। रिजका, नींबू और रिजका के अंदर मोलिब्डेनम से लीफी स्पॉट हो गया, ठीक है। फूल गोभी में व्हीप टेल रोग हो गया, ठीक है। मैग्नीज देखो, मैग्नीज कमी से गन्ना में पहला झुलसा, ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना। मैग्नीज की अधिकता, वो कमी थे अधिकता से, देखो अधिकता से कपास में क्रिकल लीफ होता है, जो में ग्रे स्पाइक होता है, ठीक है। अब है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अधिकता से कपास में तिराग, फलों का तिड़कना, ठीक है। अधिक नाइट्रोजन में नुकसानदायक है, बट बहुत कमी है, अधिक होने से तत्व कमी से रोग वगैरह बहुत कम है, तो इनको ज्यादा को नहीं पढ़ना अपने को। फूल गोभी में खोखलापन, अधिक नाइट्रोजन दे देंगे तो पौधा जल्दी वानस्पतिक वृद्धि कर लेगा, बड़ा हो जाएगा, तना खोखला रह जाएगा, जिसे पफिनेस या हेलो हार्ट भी कहते हैं। आलू में भी खोखला तना रह जाता है, जिसे हेलो हार्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 8th है ऑक्सीजन की कमी से धान में टिप बर्न, आलू में ब्लैक हार्ट। ओनली बस ये याद रखना, मैं अब ये रोग समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ओनली ये याद रखना बस। नाइट्रोजन कमी से फूल गोभी में बटनिंग होता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट लगा रखा भाई मैंने, ठीक है। अब देखो अधिकता से तो ये हेलो हार्ट खोखला तना आलू वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फूल गोभी में भी अधिकता से हेलो हार्ट हो गया, लेकिन कमी से बटनिंग रोग होगा, ठीक है। अब देखो ये चीज देखो 9th, पोटास की कमी से आम में लीफ स्कॉच रोग होता है, दैहिक विकार है, ठीक है। सल्फर की अधिकता से धान में एक्योची रोग होता है। आलू में हरापन ग्रीनिंग किससे होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पहले एग्रीकल्चर से एग्जाम में। ये सूर्य के प्रकाश में जब आलू में यानी कि सूर्य के प्रकाश की किरणों में आता है तब यानी कि हरापन हो जाता है, ग्रीनिंग हो जाती है आलू में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, आलू में मिट्टी चढ़ाते हैं। एक चीज नोट याद रखना, धान में खैरा रोग है ना, जिंक की कमी से होता है, फास्फोरस की अधिकता से होता है। कुछ पढ़ लिया, अब अपन देखो पोषक तत्वों के टॉपिक से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो अपन देखते हैं अब लास्ट में। देखो सबसे पहले देखो कार्य से क्वेश्चन आ सकता है, पोषक तत्व कार्य से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का अवयव है, ठीक है। इनके आंसर आप लिख देना, ठीक है। स्टोमेटा की गति नियंत्रित करने वाला कौन सा तत्व है, ये स्पेसिफिक है, देखा मैंने बताया था ना। दूसरा आ सकता है कमी के लक्षण से, ज्यादा बताऊंगा तो पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा। दूसरा कमी के लक्षण, इसमें ऐसे पूछ सकता है नई या ऊपरी पत्तियों के किनारे झुक या सिकुड़ जाते हैं, वो किससे होता है, ठीक है। AU कोटा के सुपरवाइजर एग्जाम में हुआ है। दूसरा टाइप ऐसे भी आ सकता है, यह है खालिस्तान, तत्वों की कमी के लक्षण से होता है। नई ऊपरी पत्तियों के किनारे जुड़ सिकुड़ जाते हैं, वह किस तत्व कमी से होता है। फिर है पौधों में गतिशीलता, गतिशीलता के आधार पर तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। देखो पौधों में गतिशीलता के आधार पर अत्यधिक गतिशील तत्व कौन सा है, ऐसे पूछ सकता है, यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब कमी से देखो 4 टाइप का क्वेश्चन, फूल गोभी में भूरी गलन या ब्राउनिंग किस तत्व की कमी से होता है, ठीक है। वो कमी के कार्य हो गए, ठीक है, कमी के लक्षणों से हो गए, ठीक है। अब कमी के तत्वों से, कमी से होने वाले रोग भी, रोग को मिलान करने वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है सुपरवाइजर 2023 में एग्रीकल्चर में, जिसमें सारे रोग दे दिए, इस तरफ ये दैहिक विकार दे दिए, इस तरफ तत्व दे दिए, तत्वों का उसके दैहिक विकार से मिलान करने वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर अब सूचक पौधे से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, टाइप 5। देखो निम्न में से कौन सी फसल NPK जिंक की कमी दर्शाने के लिए सूचक फसल के रूप में प्रयोग की जाती है, WO 2018 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन और भी जगह आए हुए हैं, मैं तो स्पेसिफिक बता रहा हूँ बस। और फिर 6 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वर्गीकरण से, निम्न में से कौन सा गैर धातु तत्व है, जैसे बोरोन अपन ने पढ़ा था, ठीक है, एक ही है, गैर धातु तत्व है। ये SKNU ने भी पूछा है, ठीक है, AU कोटा एग्जाम में भी पूछा है सुपरवाइजर के में। अब उसके बाद टाइप 7 वाला क्वेश्चन कौन सा, सामान्य और या फिर तत्व स्रोत से आ सकते हैं, जैसे देखो बोरोन अनिवार्यता कसौटी किसने दी थी, ठीक है, ऐसे यानी कि तत्वों से पूछ ले वैज्ञानिक वगैरह, ठीक है। और ऐसे पूछ ले लौह तत्वों का प्रमुख स्रोत क्या है, ठीक है, जैसे पूछ ले नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत क्या है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सल्फर या कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या होगा, जिप्सम वगैरह, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन अपन ने देख लिए, अब आप बोलो कि इसके MCQ वगैरह कराऊं, वो भी करा देंगे, और कमेंट करके बताना नेक्स्ट टॉपिक पर कौन से पर वीडियो बनाए। धन्यवाद दोस्तों, सपोर्ट जरूर करना।